Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और गाइस, जैसा कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे एक बात कही थी कि हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चंस की सीरीज़ रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस डिस्कस हुए कॉन्सेप्ट के रिलेवेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं या फिर आने वाले पेपर्स में उन टॉपिक्स से उन कॉन्सेप्ट से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ उनसे रिलेवेंट जितने भी टाइप के अन्य कॉन्सेप्ट्स होंगे या फिर अन्य क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को कवर करते हुए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एंटोमोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस क्विज में हम एंटोमोलॉजी के कुछ लैंडमार्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के भी बारे में डिस्कस करेंगे जो एंटोमोलॉजी से रिलेवेंट हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एंटोमोलॉजी से रिलेवेंट हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट वो कहाँ इस्टेब्लिश हैं, इन सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हुए इसके साथ ही साथ जो भी प्रीवियस के दोनों सेशंस हमारे एंटोमोलॉजी के हुए हैं यानी कि एंटोमोलॉजी पार्ट 1 और एंटोमोलॉजी पार्ट 2 उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक जिन लोगों ने हमारे दो प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है यानी कि एंटोमोलॉजी पार्ट 1 और एंटोमोलॉजी पार्ट 2, वो फटाफट से चैनल पे हमारे एग्री मंत्रा चैनल पर जाकर फटाफट से वो सेशंस को देखिए और फिर आज के सेशन को यानी कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज को जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें बारीकी से देखिए, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फटाफट से जुड़िए। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के डेली डोज के साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीडीएफ मटेरियल्स, नोट्स और तमाम प्रकार की एग्रीकल्चर फैक्ट्स वहाँ से आपको इंटरेस्टिंग वे में मिलती रहेंगी। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यानी कि एंटोमोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज नंबर 1। तो आप सबके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, अ इंसेक्ट इज कॉजिंग लेस देन 10% डैमेज टू अ क्रॉप, द पेस्ट में बी कैटेगराइज्ड एज। तो गाइज, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में ही डिस्कस किया था कैटेगरीज ऑफ पेस्ट के बारे में, तो कैटेगरीज ऑफ पेस्ट को जब मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि जो पेस्ट की कैटेगरी होती है उसे हम मेनली 6 में डिवाइड करते हैं यानी कि 6 प्रकार की कैटेगरी मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस की थी जिसमें मैंने बताया था की पेस्ट के बारे में, मेजर पेस्ट के बारे में, माइनर पेस्ट के बारे में, रेगुलर, स्पोरेडिक एंड पोटेंशियल पेस्ट के बारे में। तो गाइस, जैसा भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ पेस्ट इज कॉजिंग लेस देन 10% डैमेज टू अ क्रॉप, एक ऐसा पेस्ट है जो 10% से कम डैमेज एक क्रॉप को पहुंचा रहा है यानी कि जो उसकी कॉजिंग इफ़ेक्ट है, जो कॉज कर रहा है वो 10% के समथिंग में क्रिएट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पेस्ट क्या हो सकता है या फिर किस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकता है। तो अगर बात करें अकरेंस के बेसिस पे पेस्ट की कैटेगरी की, तो अकरेंस के बेसिस पे जो पेस्ट होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो 5% से कम लेस 5% से लेस जो ईल्ड में नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पेस्ट को कहते हैं नेग्लिजिबल पेस्ट। दूसरी कैटेगरी उनकी होती है जो 5 से 10% तक लॉस पहुंचाते हैं, उनको रखते हैं माइनर पेस्ट की कैटेगरी में। और जो तीसरी कैटेगरी होती है जो 10% या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, उन्हें हम रखते हैं मेजर पेस्ट की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्पोरेडिक पेस्ट, माइनर पेस्ट, मेजर पेस्ट, इसमें जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा हमारा माइनर पेस्ट यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया माइनर पेस्ट जो कि लेस देन 10% डैमेज एक क्रॉप को पहुंचाता है। तो इसी तरह से आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन और फर्दर बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। लास्ट सेशन में मैंने स्पोरेडिक पेस्ट के बारे में बताया था, ये बताया था कि इनकी पॉपुलेशन एक समय तक नेग्लिजिबल होती है, बट अगर एक सर्टेन ईयर में अगर फेवरेबल कंडीशंस अगर कॉज हो जाते हैं स्पोरेडिक पेस्ट के लिए तो वो एपिडेमिक कॉज कर सकते हैं।
ऐसे पेस्ट की कैटेगरी में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हैरी कैटरपिलर का और ग्रास हॉपर का। तो ये यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ग्रास हॉपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि अभी प्रीवियस जो हमारा टाइम चला था वो लोकस्ट का अटैक और साथ ही साथ ग्रास हॉपर पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया था रेगुलर पेस्ट के बारे में। रेगुलर पेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये जो स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप होती हैं जैसे कि सीरियल, पल्सेस, तो ये सारे जितने भी पेस्ट होते हैं वो रेगुलर पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आपसे बताया था राइस स्टेम बोरर, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया था किसका, रेगुलर पेस्ट का। और रही बात माइनर पेस्ट की, तो माइनर पेस्ट में मैंने एक बात ये भी कही थी कि यहाँ पे जो जीईपी होता है वो जीईपी लाइज बिलो EIL एंड DB। मैंने ये कहा था कि जो इसकी जीईपी होती है यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो EIL यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री दोनों से कम होती है। तो इस प्रकार की जो पेस्ट कैटेगरी होती है वो किस में आती है, माइनर पेस्ट कैटेगरी में आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट भी करते चलिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन एट। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। पहला कि वो इस्टेब्लिश कब हुआ, यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्टकट में LWO कहते हैं, वो इस्टेब्लिश कब हुआ यानी किस ईयर में हुआ और कहाँ हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो आपका साल कवर हो रहा है कि वो किस साल में आया, दूसरा आपका प्लेस कवर हो रहा है कि वहाँ कहाँ इस्टेब्लिश है। ओके, तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1939 में, और कहाँ हुई थी, जोधपुर में हुई थी। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहा। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन और बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसका एम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉनिटर करता है और साथ ही साथ कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है, लोकस्ट की सिचुएशन पे, जो ऑल इंडिया लोकस्ट की सिचुएशन है उसे मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान रखने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन से ये बनता है कि 1946 में, गाइज ये पॉइंट टू बी नोटेड, 1946 में ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, यानी कि जिसको शॉर्टकट में PPQS कहते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। ठीक है, इसके साथ ये जो है एमलगमेटेड हो गया यानी कि समायोजित हो गया। कब हुआ था, 1946 में। तो ये गाइज यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है। ठीक है, और जो बाकी के हमारे ऑप्शन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बताते चलें। तो देखिए 1992 एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। 1992 से रिलेवेंट एक क्वेश्चन आपको मैं इसी पॉइंट पे और बता दूं कि 1992 में फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। ओके, तो ये आपको यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि 1992 में फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। उसके साथ ही साथ 1966 में, 1966 से यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि 1966 में नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश हुआ था। और गाइज वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, हैदराबाद में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक, और उस क्वेश्चन से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अप्लाइड एट विच इकोनॉमिक डिसीजन। याद करिए प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेवल बताए थे, और इकोनॉमिक डिसीजन लेवल में मैंने आपको वहाँ पे 4 लेवल बताए थे, जिसमें पहला था डैमेज बाउंड्री, दूसरा था इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तीसरा था इकोनॉमिक इंजरी लेवल, और चौथा था जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट बी यानी कि इस स्टेज पे आपको करना ही है पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है वो होती है ATL यानी कि थर्ड आंसर, एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल यानी ATL। एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल मैंने प्रीवियस सेशन में जब डिस्कस किया था तो भी ये बताया था कि यहाँ पे जो टर्म आया है एक्शन, और लास्ट जो टर्म आया है वो आया है लेवल, यानी कि ऐसा लेवल जहाँ पे अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वो पोर्शन हो गया हमारा, या वो लेवल हो गया हमारा एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। और इसके साथ ही साथ एक ग्राफ अगर आप देखना चाहें, ग्राफ से अगर समझना चाहें तो यहाँ पे आप ग्राफ में दे सकते हैं। यहाँ पे जो एक सीमित मात्रा में यहाँ जो पेस्ट की एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ पे हमें
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आपको दिखाई दे रहा है, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी कि एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल इसी को कहते हैं। यहाँ पे हमें पेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। एक बार यदि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल में पहुँच गई तो हम चाह के भी वहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसे हम शॉर्टकट में DTL कहते हैं। ओके, DTL कहते हैं, वहाँ पे डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल की शुरुआत हो चुकी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स, जिसे शॉर्टकट में AICRPBC नाम देते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये AICRPBC इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो AICRPBC की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1977 में। ओके, 1977 में। बाकी के जो ऑप्शन है 1986 से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो 1986 में क्या हुआ था गाइस, नोट करिएगा। 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट पारित हुआ था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1937 में एक 1937 से एक क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। वो कब पारित हुआ था, 1937 में। और 1971 में सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट पास हुआ था, यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट कैम इनटू फोर्स, यानी कि फोर्स में आया था। इनेक्टेड कब हुआ था, यहाँ पे गाइस ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा। 1968 में वो इनेक्ट हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड, 1968 में वो इनेक्ट हुआ था और 1971 में वो फोर्स में आया था, यानी कि तब से वो पारित हो गया था। तो इन चारों ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बताया आपको। AICRPBC की जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1977 में। और बाकी के जितने भी ऑप्शन है क्वेश्चन रिलेवेंट बन सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पेस्ट विच अकर ऑन अ क्रॉप थ्रू आउट द ईयर इज, यानी कि एक ऐसा पेस्ट जो किसी क्रॉप पे पूरे साल भर बना हुआ रह रहा है, ठीक है, वो कौन से पेस्ट कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था पेस्ट की कैटेगरीज के बारे में और पेस्ट कितने टाइप के होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो फटाफट से जाके एंटोमोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेस्ट विच अकर ऑन अ क्रॉप थ्रू आउट द ईयर इज, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी कि क्रॉप पे थ्रू आउट द ईयर वो लगा रहता है, तो ये इस टाइप के पेस्ट को हम कहते हैं परसिस्टेंट पेस्ट। ओके, ओकेशनल पेस्ट के बारे में ये आपसे मैंने ये बताया था कि जो ओकेशनल पेस्ट होते हैं वो इनफ्रिक्वेंट होते हैं। ठीक है, इनफ्रिक्वेंटली वो डैमेज कॉज करते हैं किसी भी क्रॉप को। और जो स्पोरेडिक पेस्ट होते हैं वो अकर्स ऑन अ फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज़, यानी कि ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। ये कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज़ होती हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर इनका अटैक देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सीजनल क्रॉप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में काम करते हैं, यानी कि उनका जो अटैक होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ काइटिन। ठीक है गाइस, काइटिन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद करिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मेरा क्या पॉइंट हो सकता है। मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इंसेक्ट की जो एक्सोस्केलेटन होती है वो रिन्यूबल होती है, काइटिनस होती है, यानी कि रिन्यूबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जब मैं इंसेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था फर्स्ट सेशन में, मैंने वहाँ पे आपको बताया था इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बताया था, जहाँ मैंने कहा था कि उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके साथ ही साथ मैंने ये आपसे ये कहा था कि वो ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार एग्जाम्स में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ काइटिन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, C8H13O5N और होल स्मॉल n। तो इस तरह से ये इसका केमिकल फार्मूला हुआ। बढ़ते हैं आगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया इज यूज्ड ऑन। तो प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि पेस्टिसाइड जो परसेंटेज है या फिर परसेंटेज जो ईल्ड में लॉस होता है उसके बारे में मैंने वहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया था और उसमें कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे ईल्ड में जो लॉस आती है परसेंट में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपको। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया इज। देखिए, अगर क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप में तो ठीक है हमारा कॉटन आंसर हो सकता है, क्योंकि कॉटन के केस में 18% के समथिंग में हमारा ईल्ड जो होता है वो ईल्ड में
डैमेज कॉज होता है। तो जितना ज़्यादा ईल्ड में डैमेज कॉज होगा उतना ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत है। तो अगर क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आंसर कॉटन हो सकता है, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन में फ्रूट्स भी हैं। तो फ्रूट्स के केस में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है पेस्ट का वो फ्रूट्स के केस में होता है, इसलिए हम पेस्टिसाइड की मात्रा भी सबसे ज़्यादा फ्रूट्स के केस में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा वो होगा फ्रूट्स। ओके, राइस की बात करें तो राइस में 10% ईल्ड में लॉस कॉज होती है लॉस, कॉटन में 18% और मेज में 5%। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स NBAII 2009 फॉर्मली प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजी कंट्रोल PDBC 1993 इज सिचुएटेड एट, देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट NBAII, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बेंगलुरु में। ओके, 2009 में ये जो पहले इसका नाम जो होता था जो नाम था वो था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजी कंट्रोल, जो शॉर्टकट में हम PDBC कहते हैं। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको 2009 में जिसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट NBAII। बट यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अब इसका नाम जो है वो चेंज करके एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, जैसे शॉर्टकट में NBAIR कहते हैं, वो इसका अब नाम हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आप नोट कर लीजिएगा, जो NBAII का नया नाम है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहते हैं। बात करते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो एजेंसी है वो एक नोडल एजेंसी है, किसके लिए? फॉर द कलेक्शन, कैरेक्टराइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑफ द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रिसोर्सेज का इंडिया में। ठीक है, तो ये रही इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लें। हैदराबाद से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NPPTI जो है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कहाँ एस्टेब्लिश है? वो है हैदराबाद में। हैदराबाद से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट भी कहाँ एस्टेब्लिश है? हैदराबाद में। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है IBPS AFO एग्ज़ाम्स में, नाबार्ड में और SBI में, कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ एस्टेब्लिश है? तो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिशमेंट है। उसके साथ ही साथ अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये जोधपुर में स्थित है। और बेंगलुरु से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी बेंगलुरु में ही इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट DIPA या जिसे कहते हैं DIPA वाज प्रपोज्ड इन, ठीक है, 4 ऑप्शन 1914, 1972, 1912 एंड 2003। तो जो DIPA था यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, वो पारित हुआ था 1914 में, यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एक्ट जो है वो गवर्न्स करता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन इंडिया, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रकार के इन्फोर्समेंट लॉ बन सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी को इस एक्ट के थ्रू रखा जाता है। ठीक है, प्लांट क्वारंटीन एक्ट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो फर्दर और बन सकते हैं उनकी भी डिस्कस मैं कर लूँ कि 1912 में प्लांट क्वारंटीन एक्ट आया था। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे जो कंफ्यूज करता है अक्सर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। प्लांट क्वारंटीन एक्ट तो एक तो ये हो गया जिसको पारित हुआ था जो 1912 में, और एक जो प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर आया था वो आया था गाइस 2003 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसे कृपया करके आप नोट करिए। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस ये क्लियर हुए हैं, और जो DIPA हुआ था वो 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था। बढ़ते हैं आगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स फॉर्मली इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1925, यानी कि 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश हुआ था उसको अब जो इस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। और पूछा गया क्वेश्चन में ये है कि ये सिचुएटेड कहाँ है? तो गाइज इसका आंसर जो है वो रांची झारखंड में है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स की जो इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है वो है रांची झारखंड। ठीक है, ये क्या है? अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, किसके लिए? लैक एंड अदर नेचुरल गम्स एंड रेजिन्स के मैटर में। ठीक है, तो ये उससे रिलेवेंट जितनी भी प्रकार के रिसर्च हो सकते हैं या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उन सारा का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स
उनका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। और नाम चेंजिंग की बात करें कि 1925 में तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था, और 2007 यानी 20 सितंबर 2007 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन्स एंड गम, जिसे शॉर्टकट में IINRG कहते हैं। इसकी भी डिस्कस मैंने फर्स्ट सेशन में किया था, तो वहाँ से आपको इसका मैटर मिल सकता है और भी ज़्यादा। और हमारे फर्दर जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो रिलेवेंट ऑप्शन से, वो क्या हैं उन्हें देख लीजिए। पडप्पई तमिलनाडु में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्थित है। गाइज ये नोट करते चलिएगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके साथ ही साथ जो मेरे एक्सप्लेनेशन है वो आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप कृपया करके नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट निकालते चलिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, वहाँ पे आपको इन सब की PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप फटाफट से इनको देखते हुए चलिए, ठीक है। न्यू दिल्ली से एक क्वेश्चन और बनता है, प्रीवियस मैंने बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वो भी न्यू दिल्ली में है। उसके साथ ही साथ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ESI, वो भी हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी IPFT, ये कहाँ इस्टेब्लिश है, ये इस्टेब्लिश है गुड़गांव हरियाणा, जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये रहा इनके ऑप्शंस के रिलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। द पायोनियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रॉपिकल सेरिकल्चर, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, CSRTI, इज सिचुएटेड इन, ठीक है। तो CSRTI जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, वो सिचुएटेड है मैसूर में, ठीक है। तो ये रहा इसका जो, अच्छा ये सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, ये एक पायनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ ट्रॉपिकल सेरिकल्चर, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये रहा इसका ये आंसर क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट प्लेस का क्या है, मैसूर, ठीक है। अब रांची झारखंड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन जानिए, सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो हमारा कहाँ इस्टेब्लिश है, वो रांची झारखंड में इस्टेब्लिश है, ठीक है। बेरहामपुर उड़ीसा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन, ध्यान रखिएगा वो क्या है, मैसूर वाला क्या है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लेकिन बेरहामपुर उड़ीसा वाला क्या है, बेरहामपुर उड़ीसा वाला क्या है, वो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन है। यही दोनों में फ़र्क है, तो ये आप बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, तो इसे आप क्लियरली नोट करिएगा, ठीक है। पुणे की बात करें तो पुणे में हमारा सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी, ठीक है। फिर से पहला सेशन का रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो बताया था कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसे क्या कहा जाता है, तो मैंने वहाँ पे नाम लिया था किसका, विलियम किर्बी का, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो विलियम किर्बी का। दूसरा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी इन इंडिया, तो वो कहे जाते हैं हमारे एस प्रधान साहब, ठीक है। एस प्रधान साहब हमारे क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी इन इंडिया। विलियम किर्बी मैंने आप वहाँ से आपको डिस्कस करते टाइम बताया था, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। डॉक्टर एम्स का भी मैंने नाम लिया था और ये कहा था कि जो इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन जो है, मोस्ट एडाप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर एम्स के द्वारा। तो फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी कौन है यहाँ पे, एस प्रधान साहब हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अ बुक entitled साइलेंट स्प्रिंग विच कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द एनवायरनमेंट वाज रिटन बाई, देखिए एक बुक है, नाम क्या है, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। वो कंसर्न किसके बारे में, यानी किससे संबंधित है, इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन द एनवायरनमेंट। पूछा गया क्वेश्चन है कि ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है, ठीक है। तो जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी, उनके जो राइटर हैं वो हैं रैचल कार्सन। रैचल कार्सन साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। और जो एल गोपिल साहब थे, एल गोपिल साहब जो थे वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइल ब्रोमाइड को बताया था। कब बताया था, 1932 में, ठीक है। 1932 में एल गोपाल साहब ने बताया था कि इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे करके आप कृपया करके नोट करिए। PH मूलर साहब किससे रिलेटेड हैं, PH मूलर साहब रिलेटेड हैं इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ DDT, कब, 1939 में। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एक फिर से अराइज होता है कि जो DDT की सिंथेसिस किया था
1874 में। वो कौन थे? वो थे ऑथमर जिडलर। बट इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने बताई थी डीडीटी की? वो थे पीएच मूलर साहब। और कब बताई थी? 1939 में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पहले भारत के प्रोटेक्शन एडवाइज़र, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र थे, वो कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है सॉरी, हेम सिंह पृथ्वी साहब, जिसे हम शॉर्टकट में एच.एस. पृथ्वी कहते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, हेम सिंह पृथ्वी। अफजल हुसैन साहब कौन थे? अफजल हुसैन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि ये फाउंडर थे। फाउंडर किसके? फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कौन था? अफजल हुसैन। ओके, ठीक है। फादर ऑफ बी कीपिंग इंडिया किसे जाना जाता है? सरदार सिंह को। यानी कि जहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये फादर ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। द वेल नोन बुक द डेजर्ट लोकस्ट ऑफ इंडिया इज रिटन बाई। वेल नोन बुक द डेजर्ट लोकस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी जो डेजर्ट लोकस्ट के त्रासदी से अपना भारत या फिर अन्य जो देश हैं वो जूझे, हम हमारे भारत के मुख्य स्टेट्स में इसका प्रकोप देखने को मिला, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई सारे ज़िलों में आप इसका प्रकोप आपको देखने को मिला। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बुक लिखी गई थी द डेजर्ट लोकस्ट ऑफ इंडिया, उसके जो राइटर हैं वो हैं वाई रामचंद्र राव। ठीक है, वाई चंद्र राव ने ये बुक लिखी थी द डेजर्ट लोकस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो जेसी फैब्रिसियस साहब थे, उनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि इनकी भी जो बुक का नाम था वो था एंटमोलॉजिया सिस्टमैटिका। इसके रचयिता कौन थे? जेसी फैब्रियस। ठीक है, तो ये सारे जो अभी तक क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ एस प्रधान से यहाँ पे एक रिलेवेंट एक क्वेश्चन और बनता है। मैंने बताया था आपसे कि प्रीवियस डिस्कस किया था क्वेश्चन में ही कि फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटमोलॉजी कौन है अपने इंडिया के? वो हैं एस प्रधान साहब। ठीक है, तो ये आज का रहा हमारा सेशन, जिसमें हमने क्वेश्चन तो एक रखा, लेकिन उसके जो चारों ऑप्शंस थे उनसे रिलेवेंट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट जितने भी टाइप के फर्दर क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। तो उम्मीद है आपको ये सेशन और ये क्विज हमारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप कृपया करके हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल एग्री मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हमारा जो अगला सेशन आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और डायनेमिक होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्री मंत्रा के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।